हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 43 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 44 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। शायद ही आपको दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो भविष्य में देखने को मिले, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले जो 43 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 43 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है ये मॉडल पेपर। दोस्तों, 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 70 प्रश्न जीके के और 15 प्रश्न गणित से संबंधित। 70 प्रश्नों का जीके का डिवाइडेशन है, यानी कि दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्न है वो पूछे जाएंगे नंबर वाइज। दोस्तों, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? बताइए, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, एक तो गंगानगर। गंगानगर की जो सीमा है वो दोस्तों पाकिस्तान और पंजाब से लगती है। और दोस्तों, बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो दोस्तों गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो देखिए, गंगानगर ऑप्शन में नहीं दे रखा, बाड़मेर दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। दोस्तों, थार मरुस्थल के भाग हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, गोडवाड़ प्रदेश है, ये थार मरुस्थल का भाग है। शेखावाटी प्रदेश है, ये भी दोस्तों थार के मरुस्थल का भाग है। घग्गर का मैदान है, ये भी थार मरुस्थल का भाग है। ये जो बनास का मैदान है, ये दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। यहाँ पर ये थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। थार का मरुस्थल दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए बी डी। ए बी डी कौन से ऑप्शन में है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही अवरोही है ये, ठीक है दोस्तों। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए, अवरोही क्रम इसमें होगा सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। अब दोस्तों, सायरा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों ये 900 मीटर है सायरा की ऊंचाई। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 870 मीटर है। कितनी है? 870 मीटर। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 869 किलोमीटर, एक इससे तारागढ़ से सिर्फ 1 मीटर कम है। 869 है, ठीक है, 869 मीटर। और जो ये नागपाड़ है, नागपाड़ की दोस्तों ऊंचाई है वो 795 मीटर है। कितनी है? 795 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि पर मुख्यतः निर्मित है। विंध्यन कगार भूमि पर मुख्यतः निर्मित है, तो दोस्तों यह निर्मित है बालू का पत्थर एवं सेल से निर्मित है। दोस्तों, बालू का पत्थर एवं सेल से यह निर्मित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, दक्षिणी भाग में दोस्तों अधिक वर्षा है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, AW प्रकार की जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में दोस्तों ये AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें झालावाड़, बांसवाड़ा, ठीक है, ये क्षेत्र आता है दोस्तों इसके अंदर, यानी कि अति आर्द्र क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है।
दोस्तों एक है BSHW, एक है दोस्तों BWHW, एक है दोस्तों CWG और एक है दोस्तों AW। ठीक है, ये 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह कोटड़ा उदयपुर से उद्भित होती है, यानी कि यह कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। हतमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? बताइए वो नदी कौन सी है जो कोटड़ा उदयपुर से तो उसका उद्गम होता है, हतमती, मेसवा और वेत्रक उसकी सहायक नदियां हैं और ये राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर तक ये बहती है। बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? अपने को देखिए उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर नदी है कौन सी? साबरमती नदी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर ये तीनों के तीनों कथन है वो साबरमती नदी के बारे में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रूपारेल नदी को दोस्तों वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में जिला है। सूची फर्स्ट में दोस्तों झील है और सूची सेकंड में जिला है। दोस्तों देखिए अमर सागर कहां पर है? दोस्तों अमर सागर कहां पर है? पता होना चाहिए दोस्तों। अमर सागर है ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। स्वरूप सागर कहां है? तो दोस्तों स्वरूप सागर उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। गैब सागर कहां है? तो दोस्तों गैब सागर है वो मुंगरपुर में है। गैब सागर है वो कहां पर है? मुंगरपुर में, सॉरी डूंगरपुर में है, मुंगरपुर नहीं डूंगरपुर। ठीक है, गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। और मोती सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये टोंक में है। मोती सागर कहाँ पर है? टोंक में है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमर सागर जैसलमेर, स्वरूप सागर उदयपुर, गैब सागर डूंगरपुर और मोती सागर टोंक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-4-2 यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन से जिले में? तो दोस्तों ये 12 जिले में है। कहाँ पर है? 12 जिले में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 जिले में है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है? बताइए कौन सा बांध जल विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए गांधी सागर कर रहा है, माई बजाज सागर बांध कर रहा है, जवाहर सागर कर रहा है, लेकिन कोटा बैराज दोस्तों इसका जल का उपयोग है वो दोस्तों सिंचाई के लिए किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन दोस्तों इसमें नहीं किया जाता। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है मार्च 2024 में। मार्च 2024 में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट में पानी के स्रोत हैं और सूची सेकंड में स्थान है। सूची फर्स्ट में पानी के स्रोत हैं और सूची सेकंड में स्थान है। दोस्तों ये शाही कुंड कहाँ पर है? आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, यहाँ पर शाही कुंड की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो पूछा है। एक तरफ पानी के स्रोत है, दूसरी तरफ स्थान, सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 में से एक सुमेलित नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए शाही कुंड दोस्तों एक तो धौलपुर में है, ठीक है, धौलपुर में भी है और एक शाही कुंड दोस्तों करौली में भी है। धौलपुर में तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा तालाब शाही, ठीक है। तो शाही कुंड एक तो करौली में भी है और धौलपुर में, जयपुर में नहीं है।
तो ये कथन है वो पहला गलत हो जाएगा। गैप सागर डूंगरपुर में है, रामेलाव तालाब है वो सोजत में है, और पन्नालाल शाह तालाब है वो झुंझुनू में। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नंबर का। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक तरफ है जिले दे रखे, दूसरी तरफ उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में दोस्तों लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अलवर में दोस्तों, अलवर और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बलुई, भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। और कोटा झालावाड़ में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? राजस्थान के, यानी कि राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन है वो दोस्तों अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में पलाश के वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, 3 कथन दे रखे हैं, क, ख और ग। यहाँ पर देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य काली मृदा का क्षेत्र है, गलत हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य का है तो दोस्तों ये चूरू में है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, चूरू के अंदर भूरी रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। कौन सी? भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। राज्य में गांगे मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर स्थित है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है, बिल्कुल सही बात है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें ख और ग, ये सही है। पहला इसमें गलत है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ख और ग सही है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, ये आमागढ़ लेपर्ड। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है ये अधिकतम रेलवे क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3.5%। 3.5% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र में निवास का प्रतिशत है, 3.5%। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो दोस्तों कितना अंतर है? तो दोस्तों लगभग 27 का अंतर है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पुरुष साक्षरता दर है वो दोस्तों कितनी है राजस्थान में? तो वो है 79.19%। ये तो है पुरुष साक्षरता दर, ठीक है। और महिला साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है 52.12%। 52.12%। तो दोस्तों अब इसमें आप पॉइंटों को तो छोड़ दीजिए, 79 में से 52 गए तो दोस्तों कितने बचे? 27। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न हैं वो इसमें पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। 1572 ईस्वी में आप सभी को पता होगा कि
4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर को मनाने के लिए अकबर ने, ठीक है, जिसमें से एक गया था 1572 में, बाकी के 3 गए थे 1573 में। तो सबसे पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 1572 में कौन गया था सबसे पहले, तो वो गया था जलाल खां कोरची। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान कोरची। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य स्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें बाल मुकुंद बिस्सा का जो कार्य क्षेत्र है यानी कि कार्य स्थल है वो उदयपुर रियासत गलत है, दे रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा का जो कार्य स्थल है वो है दोस्तों जोधपुर रियासत। कौन सा है, जोधपुर रियासत है। और जयनारायण व्यास का दोस्तों जो कार्यस्थल है वो जोधपुर रियासत है, बिल्कुल सही है। रघुवर दयाल गोयल का दोस्तों बीकानेर रियासत है और हीरालाल शास्त्री का जयपुर रियासत है। तो यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। सरकारी कार्यालयों के साथ में दोस्तों सुमेलित करना है। कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो कृषि विभाग है उसमें पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग को दोस्तों भरतपुर में स्थापित करने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो ये कल बताया था, एक प्रश्न भी आया था। तो भरतपुर में दोस्तों कृषि विभाग है, ठीक है, भरतपुर में कृषि विभाग। जोधपुर में दोस्तों क्या है, तो जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 2 3। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची को सुमेलित कीजिए। दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची को सुमेलित कीजिए, अपने को बताना है कि कौन कहाँ की थी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें सावित्री देवी भाटी है, ये दोस्तों इनका संबंध जोधपुर से था, बिल्कुल सही है। भगवती देवी का संबंध है वो उदयपुर से था, और लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर से था, बिल्कुल सही है। और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध है वो कोटा से था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 4 3, 1 2 4 3 सॉरी 1 2 3 4। इसमें पहले से ही दोस्तों सारे के सारे सही सुमेलित है, 1 2 3 4। तो कौन से ऑप्शन में है 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में ही है 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी। ठक्कर बाबा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी, तो ये की थी दोस्तों खांडलाई में की थी। कहाँ पर है, खांडलाई में की थी। खांडलाई कहाँ है, डूंगरपुर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो यानी कि मिनी खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है वो है किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी। सहजोबाई और दयाबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें संत हरिदास की। संत हरिदास की दोस्तों शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर जसनाथ जी, दोस्तों जसनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा है, तो वो है कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर। शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों यह है चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है, चाकसू जयपुर में। और जाम्बो जी का मुख्य स्थल कौन सा है, तो वो है मुकाम नोखा। मुकाम नोखा, ठीक है। और जैन माता का जो मुख्य मंदिर है वो है रेवासा ग्राम सीकर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 2 3 1। 4 2 3 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 2 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है कौन से मेले के लिए? तो दोस्तों ये श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला से संबंधित है दोस्तों। ये यहाँ पर गधों का मेला लगता है ना लुनियावास में, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को बताना है कौन से लोक देवता का जो जन्म है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म दोस्तों खड़लाल में नागौर में हुआ था, खड़नाल नागौर में। बाबू जी का जो जन्म है वो दोस्तों कोडुमंड फड़ोदी में हुआ था। और रामदेव जी का जन्म है वो दोस्तों उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4-3-2-1। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, ये घन वाद्य यंत्र है रमजोल। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताशा। ताशा है ये दोस्तों, तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, ये अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है और मोरम पर दोस्तों इसको बजाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 33 नंबर का प्रश्न है, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जैसलमेर में स्थापित की गई थी दोस्तों भवानी नाट्यशाला। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 34 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ जाति दे रखी है, अपने को बताना है कि कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है। यहाँ पर देखिए चरी नृत्य, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों फल्गुबाई का। दोस्तों ये गुर्जर जाति का दोस्तों ये नृत्य है, चरी नृत्य, ठीक है, यानी कि गुर्जर जाति में किया जाता है ये। और दोस्तों ये जो रणबाजा नृत्य है, रणबाजा नृत्य, ये दोस्तों मेव जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। शंकरिया नृत्य है ये दोस्तों, शंकरिया नृत्य है ये दोस्तों कालबेलिया जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और चक्री नृत्य है ये दोस्तों कंजर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-2-1-4, 3-2-1-4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3-2-1-4 यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका 3-2, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ ठीक है, 3-2-1-4। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा कथन या कौन से कथन है हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, फिर वापस दोस्तों अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी, यानी कि दोस्तों इनमें 2 सही है और 2 गलत है। तो 2 सही कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अक्षय तृतीया है जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। निर्जला एकादशी है दोस्तों, ये ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों ये सी और यानी कि 3 और 4 है वो इसमें गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सही बताना था। तो यहाँ पर 1 और 2 क्या है? सही है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है?
बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? तो ये मुख्य केंद्र है दोस्तों जसोल बाड़मेर में। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जसोल बाड़मेर में। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लप्पा लप्पी किरण गोखरू एवं बांकड़ी यह सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण गोखरू एवं बांकड़ी यह सब क्या है? तो दोस्तों यह सब है वो क्या है? तो ये दोस्तों गोटे के विभिन्न प्रकार है। क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है, तो किसकी उपबोलियां है दोस्तों? ये तो ये मालवी की उपबोलियां है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों छेड़े हैं वो शिशु मृत्यु पर ये गाए जाते हैं दोस्तों छेड़े। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक कविता जवान रासो निम्नलिखित में से किस युद्ध पर आधारित है? दोस्तों ये ऐतिहासिक कविता जवान रासो निम्नलिखित में से किस युद्ध पर आधारित है? तो दोस्तों ये बोराज के युद्ध पर आधारित है। बोराज के युद्ध पर दोस्तों ये आधारित है। बोराज का युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1786 में। 1786 में ये बोराज का युद्ध हुआ था और इसके ठीक 1 साल बाद में दोस्तों यानी कि 1787 के अंदर तुंगा का युद्ध हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, जिला प्रशासन के एक तहसीलदार का प्रधान कार्य होता है। जिला प्रशासन के एक तहसीलदार का प्रधान कार्य है वो दोस्तों क्या होता है? तो वो होता है भू राजस्व प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि रहा है? बताइए कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीरालाल देवपुरा का सबसे कम रहा है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए कौन सा या कौन से कथन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए राजस्थान में दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और चारों का दोस्तों यहाँ पर क्रम दे रखा है। अब इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, तो अपने को बताना है कि कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए पहला राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों 13 मार्च, यहाँ पर पॉइंट लगा लेना, ठीक है, ये पॉइंट हट गया इधर से। तो दोस्तों पहला राष्ट्रपति शासन है ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक दोस्तों ये पहला राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। 44 दिन तक लगा था। कितने दिन तक है? 44 दिन तक, ठीक है। सबसे कम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो दोस्तों पहला ही राष्ट्रपति शासन लगा था 44 दिन तक। दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों 20/8/1977 से 21/5/1977 तक लगा। तो दोस्तों ये अपना गलत हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक लगा था। तो ये अपना इसमें कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक ये लगा था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चौथा राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से 3 अक्टूबर 1993 तक ये लगा था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों 15 दिसंबर 1992 तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ये 3 अक्टूबर की जगह 3 दिसंबर आएगा। 3 अक्टूबर की जगह 3 दिसंबर आएगा। 3 दिसंबर तक दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन लगा था। ये दोस्तों टोटल 354 दिन लगा था। 354 दिन ये राष्ट्रपति शासन लगा था चौथे नंबर का, यानी कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों कितने दिन के लिए लगा था? तो 354 दिन के लिए। और सबसे कम राष्ट्रपति शासन 44 दिन के लिए लगा था दोस्तों, पहला वाला, ठीक है।
याद रखना आपको, राजस्थान में। तो इसमें कौन से सही है, 1 और 3 है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो दोस्तों वो थे कौन कौन, तो दोस्तों SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। दोस्तों ये सभी क्या है, ये राजस्थान के वे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं जनवरी 2024 तक, बताइए। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं जनवरी 2024 तक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 50। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 50। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 4 में दोस्तों भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, बताइए। मूल कर्तव्य दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। दोस्तों एक ही युग्म है वो क्या है, सही है, बाकी के इसमें 3 गलत दे रखे हैं। एक तरफ है मूल अधिकार है तो दूसरी तरफ अनुच्छेद है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 19 दे रखा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कब से कब तक, यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ से 18, यहाँ पर 18 और 19 दे रखा है, गलत हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 24-25 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये दोस्तों 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 23-24, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 30, तो ये अपना इसमें 30-31 दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही दे रखा है, वो है 3 नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए प्रजातंत्रीय है, संघीय है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी है, अध्यक्षीय प्रणाली है, वो दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत के संबंध में सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखिए संघीय प्रणाली है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है, तो ये रूस के संविधान से ली गई है। दोस्तों संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से ली गई है ये संघीय प्रणाली, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति शासन की प्रणाली है, उपराष्ट्रपति की जो प्रणाली है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। संवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल सही है। संसदीय विशेषाधिकार की जो प्रणाली है वो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ पर कनाडा है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा समूह है भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें निम्नांकित में से कौन सा समूह है भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों ये कौन से शामिल है, इसमें देखिए वन, झील, नदी और वन्य जीव। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपने यहाँ पर भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और पिछले मॉडल पेपरों का अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी दे सकते हैं टेस्ट। दोस्तों देखिए, आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर भी और मिल जाएंगे चतुर्थ श्रेणी के नाम से, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, भारतीय पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। देखिए, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है, एक है एक्स गुणसूत्र से नारियों में होने वाला विकार है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एल्यूमिनियम का प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों के लिए किया जाता है, नीचे दिए गए कौन से गुण इसके लिए उत्तरदायी है? बताइए, खाना बनाने के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है, उसके गुण क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को 5 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर अपने को दोस्तों यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों इसका प्रमुख कारण है कि क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए उच्च ऊष्मा चालकता है एल्यूमिनियम के अंदर, तो दोस्तों पहला तो ये सही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च गलनांक बिंदु है, तो दोस्तों एक ये सही है। तो यहाँ पर केवल इसमें 2 ही सही है, एक ए और एक ई, तो दोस्तों अपने को कुट भाषा में उत्तर देना था, तो यहाँ पे ए और ई यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर चिप में काम आने वाली धातु है, तो दोस्तों कंप्यूटर चिप में काम आने वाली धातु कौन सी है? तो वो है दोस्तों सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बृहदांत्र। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति कहलाती है। एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है गुणसूत्र प्ररूप। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें देखिए प्राथमिक कुंजी, बताइए दोस्तों प्राथमिक कुंजी देखिए प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, बिल्कुल सही है, दोहराया नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का एक उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन है वो प्राथमिक कुंजी से संबंधित क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, निम्न में से उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फोरम का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फोरम का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपग्रह आधारित संचार में वीसैट का क्या अर्थ है? उपग्रह आधारित संचार में वीसैट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वीसैट का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे .com परास, दोस्तों .com परास यानी कि .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये कॉमर्शियल डोमेन का
प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों ये तीनों क्या है? ये वेब ब्राउजर है, लेकिन याहू यहाँ पर दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन शील्ड का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है साइबर अपराध से संबंधित है ऑपरेशन शील्ड का संबंध। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, अंबेडकर डीबीटी कार्ड वाउचर योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? अंबेडकर डीबीटी कार्ड वाउचर योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वाधिक तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 54 नंबर का प्रश्न है, अमृत योजना का वित्त पोषण केंद्र राज्य यानी कि केंद्र अनुपात राज्य अनुपात है यूएलबी है। बताइए अमृत योजना के अंदर वित्त पोषण है वो केंद्र का कितना है, राज्य का कितना है और यूएलबी का कितना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए केंद्र का 60%, केंद्र का 60%, राज्य का दोस्तों 20% और यूएलबी का 20%। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? घड़ियाल संरक्षण हेतु घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये की जाएगी पालीघाट सवाई माधोपुर में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 8 के अंदर भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है, 8 अप्रैल 2025 को किस देश द्वारा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर का सिटी ऑफ द ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया? लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों किस देश द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुर्तगाल के द्वारा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुर्तगाल के द्वारा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ल को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में हिंदी कैटेगरी के 19वें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया? 19 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में हिंदी कैटेगरी के 19वें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए एम गांव पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों मोबाइल सरकारी सेवाएं और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों किसे दिया गया ये पुरस्कार? तो ये मनु भाकर को दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर
महिला पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये 70 प्रश्न तो थे जीके के। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न हैं वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प की संधि सही है। दोस्तों देखिए कौन से विकल्प की संधि सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, यहाँ पर कविंद्र, ये जो मात्रा कवि के अंदर दे रखी है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कविंद्र ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। राम प्लस ईश, राम प्लस ईश नहीं होता दोस्तों, रमा प्लस ईश होता है। और सखी प्लस उचित, सखियोचित, ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सत प्लस नारी, सद नारी, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये होता है सन्नारी, ठीक है, सन्नारी होता है। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो दोस्तों परि प्लस छेद हो जाएगा, परि प्लस छेद हो जाएगा। यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए किसी स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आ जाए, किसी स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आ जाए तो दोस्तों 6 से पहले 6 वर्ण है वो जुड़ जाता है, 6 से पहले 6 वर्ण जुड़ जाता है। व्यंजन संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो दोस्तों प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष नाम तो सुना ही होगा दोस्तों प्रत्यक्ष का, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रयत्न में, प्रयत्न और परबल के अंदर दोस्तों पर उपसर्ग लगा हुआ है और पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों 74 नंबर का प्रश्न है, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, यह प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मधुर प्लस ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, बताइए संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक ये संज्ञा है बिल्कुल सही है, जातिवाचक भी संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा, लेकिन देशवाचक है वो दोस्तों संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। दोस्तों यानी कि पूर्वकालिक क्रिया मतलब कोई काम पहले किया जा चुका है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें खेलकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्रम क्या है। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सबल का विलोम है दोस्तों, सबल का विलोम है वो क्या हो जाएगा, सबल का विलोम हो जाएगा दोस्तों निर्बल, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्बल। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों 3 तो सही दे रखे हैं, 1 इसमें गलत दे रखा है, वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों झंडा का भी बिल्कुल सही दे रखे हैं, जंगल के भी बिल्कुल सही दे रखे हैं। यहाँ पर सेना, सेना के दोस्तों यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द है वो गलत दे रखे हैं। सेना के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों कटक, अनि, समूह, दल, वाहिनी, सैन्य, फौज, ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक तो अराती इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, अरी इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाहिनी तो इसमें सही है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सिंह शब्द के पर्यायवाची है, बताइए सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केसरी, वनराज,
ये सिंह शब्द के पर्यायवाची है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का शब्द है वो दोस्तों तत्सम है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर शुष्क जो शब्द दे रखा है, शुष्क जो शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, वो क्या है? तो दोस्तों वो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है। किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है? किस क्रमांक में सभी शब्द है वो तत्सम है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पे एक तो है उल्लुक और एक कपोत, इन दोनों के अंदर दोस्तों तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार कौन सा है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार कौन सा है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो ऐतिहासिक शब्द यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में दे रखा है, ये शब्द है वो दोस्तों शुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 85 नंबर का प्रश्न है। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर वह नहीं आएगा, इसमें आएगा दोस्तों वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य पहला ही है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों टोपी उछालना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों यानी कि सीधा सा है अपमानित करना। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपमानित करना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों वो है दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है। देखिए, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकार का पदनाम होता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकार का पदनाम होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा है? तो वो है सबसे नीचे दाहिनी ओर। सबसे नीचे दाहिनी ओर, ये अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सबसे नीचे दाहिनी ओर इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 88 नंबर इसमें तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें, सॉरी देखिए सबसे नीचे दाहिनी ओर, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कार्यालयीय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? कार्यालयीय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या नहीं हो सकता? तो इसमें दोस्तों प्रेषक का नाम है वो नहीं हो सकता। प्रेषक का नाम है वो दोस्तों इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, प्रेषक का नाम। आगे देखिए, यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, गजट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? गजट के लिए सही परिभाषिक शब्द है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजपत्र। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजपत्र, ठीक है। अब दोस्तों अपन है वो भाग 10 के अंदर सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है अपन है वो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। 15 प्रश्न है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दोस्तों देखिए, खालिस्तान का प्रयोग है वो अपने को यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए, each of the boys asked to contributed to the famine relief fund। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए?
तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें देखिए इच है वो हमेशा दोस्तों सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर देखिए बॉयज आ गया इसमें, इच ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए आस्क्ड, सेकंड फॉर्म लगी हुई है दोस्तों इसके अंदर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग इसमें होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए द पीपल विल इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, यहाँ पे पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस। तो दोस्तों द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा दोस्तों ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न है, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हु को अपन किस में बदल देंगे, हु को दोस्तों अपन बाय हुम में बदल देंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए द ज्योग्राफी टीचर सेड, द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दोस्तों प्रश्न है वो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो द अर्थ इज राउंड यानी कि पृथ्वी गोल है, तो ये क्या है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों टेंस का परिवर्तन है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, मोहन सेड टू हर, मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीट योर वर्क, मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीट योर वर्क। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब इसमें देखिए, इसमें द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड द मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दोस्तों इच का प्रयोग होगा, इच का प्रयोग होगा। इच का मतलब, इच और एवरी का मतलब दोनों का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, ठीक है। तो यहाँ पर इच का प्रयोग है वो दोस्तों सीमित संज्ञाओं के लिए किया जाता है, यानी कि जब संख्या है वो सीमित हो, ठीक है, उसके लिए दोस्तों इच का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आएगा फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स आएगा इसमें। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और नेक्स्ट आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, वही देखिए पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दोस्तों खालिस्तान भरना है। देखिए ही रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम, ही रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें इसमें दोस्तों ओट टू का प्रयोग होगा, ओट टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे द ट्रेन लिव्स एग्जैक्टली, द ट्रेन लिव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग, 6 इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 6 इन द इवनिंग आएगा दोस्तों, इसमें 8 का प्रयोग होगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे चेंज इनटू असर्टिव, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल डे चेंज इनटू असर्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है he exclaimed that it was what a beautiful day। तो यहाँ पर इसमें
2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों खाली स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए, वी शुड ओवर वोट वाइजली टू स्ट्रेन स्ट्रेन देन द डेमोक्रेसी। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों कास्ट ओवर वोट वाइजली। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कास्ट ओवर आएगा, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो दोस्तों द सनराइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, देखिए सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? आपने दोस्तों RSM SSB नाम तो सुना ही होगा, अधीनस्थ चयन बोर्ड का। तो उसमें RSM, तो एस का मतलब ये सबऑर्डिनेट ही होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो ये होता है दोस्तों अधीनस्थ। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यू मीना माई लास्ट होप। तो दोस्तों बताइए खाली स्थान में क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों यू मीना आर माई लास्ट होप। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रॉड। गोइंग अब्रॉड, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा इज गोइंग अब्रॉड आएगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर सामान्य गणित, यानी कि दोस्तों गणित से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का महस्य 96 है और उनका लसाअ 1296 है, यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी क्या है? यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी क्या है? तो दोस्तों मतलब सीधा सा है, लसाअ इंटू महस्य बटे एक संख्या जो दे रखी है वो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 96 इंटू 1296 बटे 864। बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 144। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5 आदमी और 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे? तो दोस्तों 5 आदमी कमाते हैं कितने? 5250। ठीक है, तो एक आदमी कितना कमाएगा? तो दोस्तों 5250 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 1050। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों एक महिला कमाएगी, तो 5250 में दोस्तों 5250 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये 750 कमाएगी। ठीक है, एक महिला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 इंटू 1050 करेंगे, 7 इंटू 1050 और 750 इंटू अपन क्या करेंगे? 13 करेंगे। तो दोस्तों 1050 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7350 हो जाएगा। ठीक है, 7350। और दोस्तों 750 इंटू 13 करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 9750। ठीक है, 9750। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17100। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 17100। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भगवान सहाय जयपुर से अलवर के मध्य की 150 किलोमीटर की दूरी कार से 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है। भगवान सहाय जयपुर से अलवर के मध्य की दूरी दोस्तों 150 किलोमीटर प्रति घंटा से 150 किलोमीटर की दूरी है वो दोस्तों कार से 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है। 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, यानी कि दोस्तों 150 किलोमीटर की दूरी है वो दोस्तों 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, तथा वापस जयपुर से 4 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है। वापस दोस्तों 150 किलोमीटर की दूरी है वो दोस्तों 4 घंटे और 10 मिनट में तय करता है।
पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है वो कितनी है भाई। टोटल यात्रा कितनी हो गई उसकी, तो 300 किलोमीटर की हो गई, ठीक है, 300 किलोमीटर की हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 3 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 10 मिनट, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 घंटे 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 घंटे 30 मिनट। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको 300, 7 घंटे 30 मिनट है, 7 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसको अपन सीधा सा है, 300 में दोस्तों 7 घंटे 30 मिनट का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 109 नंबर का प्रश्न है, एक पति और उसकी पत्नी की, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 25 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 50। पहली लाइन कंप्लीट। यदि उनका विवाह 7 वर्ष पूर्व हुआ था और अब दंपति और इकलौते बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है। तो दोस्तों बच्चे की आयु कितनी है, तो दोस्तों देखिए 50 वर्ष तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व हुआ था इनका विवाह, तो दोस्तों सीधा सा है, 7 इंटू 2 और कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 50 प्लस 14 और कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब दोस्तों दंपति व बच्चे की कुल आयु दोस्तों कितनी है, आयु का औसत दे रखा है 22, तो 22 इंटू 3 कर लीजिए दोस्तों, 22 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 66, ठीक है। तो 66 में से 64 गए तो कितने बचे, 2। तो बच्चे की आयु कितनी है, तो दोस्तों 2 वर्ष है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान की लागत पर कितने प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करे ताकि वह अपने ग्राहक को 10% कमीशन देने पर 26% का लाभ उठा सके। सीधा सा है दोस्तों, 100 रुपए की कोई वस्तु है, ऑप्शन उठा लिया मैंने, 140 उसके ऊपर लिख दिए, 10% की छूट दे दी, यानी कि 140 में 10% की छूट दे दी, यानी कि 14 रुपए की अपन ने छूट दे दी। बचा कितना अपने पास में, अपन ने बेचा कितने में, 126 में। तो यहाँ पे दोस्तों 26% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, बेटर रहेगा। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक वॉशिंग मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, आज इसका मूल्य 5700 रुपए है। यदि प्रति वर्ष हास की दर 5% मान ली जाए तो बताओ 3 वर्ष पूर्व वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी है। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें 5700 इंटू 100 बटे 95 इंटू 100 बटे 95 इंटू 100 बटे 95 काट लीजिए दोस्तों, ये 5 से 19 बार कट गया, ये 19 बार कट गया, ये भी 19 बार कट गया, ये दोस्तों 20 बार कट गया, ये 20 बार कट गया और ये 20 बार कट गया 5 से। अब यहाँ पर देखिए 19 57, तो ये 300 बार ये कट गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 300 दोस्तों 300 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बटे 19 इंटू 19 कर लीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 6648.20 रुपए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, एक बैंक सावधि जमा पर 9% ब्याज देता है, एक बैंक सावधि जमा पर 9% ब्याज देता है। मीना ने 1 जनवरी 1998 को बैंक में 20,000 रुपए जमा कराए, बताइए उसके खाते में 1 जनवरी 2000 को कितनी राशि हो जाएगी यदि बैंक ब्याज की गणना वार्षिक करे और ब्याज का हिसाब प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को होता है। दोस्तों सीधा सा है, इसमें देखिए 20,000, ठीक है। दर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें भाई 1998 को ये जमा करवाता है और 2000 को जनवरी 2001 को कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि 2 साल का अपने को क्या निकालना है, इसमें दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन क्या करेंगे, 20,000 इंटू 109/100 इंटू 109/100, बस इसको काट लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 109 इंटू 109 इंटू 2 कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 23,762। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, 350 रुपए को ABC इस प्रकार बांटिए कि A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C 4:5 है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ पर A और B का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, तो ये 2:3, ठीक है। और B और C का कितना दे रखा है, 4:5, तो यहाँ पर 4:5, ठीक है। अब इनका अपन अनुपात निकालेंगे तीनों का, तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12 और 5 ती 15। तो दोस्तों ये अनुपात निकल कर आ गया यहाँ पे कितना, 8, 12 और 15। तो अनुपातों का योग कितना होगा, तो दोस्तों देखिए 8 और 12 20, 20 और 15 35। अपने को किसका, A का भाग निकालना है। तो A का अनुपात कितना है, 8। तो यहाँ पे 8/35 इंटू 350, ठीक है। तो 350 में दोस्तों 35 का भाग दिया, तो दोस्तों कितनी बार गया, 10 बार। तो 10 इंटू 8 कर लीजिए, कितना, 80 रुपए। 80 रुपए आ जाएगा दोस्तों A का भाग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए श्याम ने 90,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। 3 माह बाद मोहन ने श्याम से 10,000 रुपए अधिक लगाकर साझा कर लिया। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,300 रुपए हो तो दोनों के लाभ का अंतर बताओ। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसने तो 90,000 लगाए दोस्तों, कितने महीने के लिए, तो 24 महीने के लिए लगाए, 2 साल के लिए, ठीक है। और दोस्तों 3 माह बाद मोहन ने श्याम से 10,000 रुपए अधिक लगाकर एक व्यापार में साझा हो गया। यानी कि इसने लगाए दोस्तों मोहन ने 1 लाख रुपए, और कितने महीने के लिए लगाए, तो दोस्तों 21 महीने के लिए लगाए, ठीक है। तो अपने को अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल ली। देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, तो इसके भी 4 जीरो काट दीजिए, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर 9 इंटू 24 और 10 इंटू 21 कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी काट लीजिए, 3 से कट रहा है ना ये दोस्तों, ये 3 से कट रहा है, 3 और ये 3 से कट रहा है दोस्तों 8, सॉरी 12, 8 × 24, नहीं, फिर ये 3 से नहीं कट रहा, 10 इंटू 21, ये 3 से नहीं कट रहा। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 24 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, दोस्तों ये आ जाएगा 240 में से दोस्तों 24 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 216। 216 ये आ गया दोस्तों 210, ठीक है। तो इसको आप काट लीजिए। तो दोस्तों काटोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा दोस्तों 105, ठीक है। 3 से कट रहा है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल 3 से कट रहा है। देखिए 3 तिया 9 और 36 18, ये 36 बार कट गया दोस्तों 3 से। तो ये कितनी बार कटा 3 से, तो दोस्तों ये देखिए ये कटा 35 बार, 35 बार कटा दोस्तों। यहाँ पे अनुपात दोनों का कितना आ गया, 36:35 आ गया, 36:35 आ गया। याद रखना दोस्तों अनुपात है, यहाँ पे लिख देता हूँ 36:35 आ गया। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 13,300 रुपए का। दोनों के लाभों का अंतर है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों अनुपातों का योग कितना हो गया, 71 हो गया। तो दोस्तों दोनों के लाभ का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 1/71 इंटू 13,300 काट लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 13,300 में 71 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 187.32। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों लागत मूल्य 10 वस्तुओं की कीमत, विक्रय मूल्य बराबर 7 वस्तुओं की कीमत। दोस्तों यहाँ पर 3 अंतर कितने का है, 3 का, 3/7 इंटू 100 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 में 7 का भाग दोगे तो दोस्तों 42 सही, 6/7% आएगा। यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? एक केले की प्रारंभिक कीमत है वो दोस्तों क्या थी? दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं, यहाँ पर 50 पैसे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 पैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप इस प्रश्न को कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं उठाती है, तो इस कार्य को पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों इसमें देखिए 10 पुरुष 10 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो दोस्तों एक दिन में 10 पुरुष मिलकर दोस्तों कितना कार्य करेंगे? तो 1/10 करेंगे। इसलिए दोस्तों एक पुरुष एक दिन में 1/10 भाग 10 यानी कि दोस्तों 1/100 है वो कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, 12 महिलाएं 10 दिन में कार्य पूरा करती है, तो दोस्तों एक दिन में 12 महिलाएं कितनी काम करेंगी? 1/10 करेंगी। ठीक है, तो वही दोस्तों एक महिला एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगी? तो दोस्तों 1/120 इतना तो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब 15 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य करेंगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें देखिए 15 पुरुषों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 15 इंटू 1/100, 15 इंटू 1/100, और महिलाओं का हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 1/20। तो यहाँ पर दोस्तों इनका कार्य निकल कर आ जाएगा, पुरुषों का तो आ जाएगा 3/20 और महिलाओं का आ जाएगा दोस्तों 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कार्य दर ज्ञात करना है, तो 3/20 प्लस 1/20, तो दोस्तों यहाँ पर 4/20 हो जाएगा। तो अपन इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 दिन लगेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ABCD E का औसत 52 है, B तथा E का गुणनफल कितना है? तो दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए B तथा E का गुणनफल कितना है? औसत है वो दोस्तों 52 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए, तो यहाँ पर औसत 52 है, तो दोस्तों इसमें मध्य संख्या है वो क्या होगी? 52 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो हो जाएगी दोस्तों इसमें 48, एक 50, एक 52, एक 54 और एक 56। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य संख्या तो दोस्तों कितनी होगी? 52। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 52 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बी और ई का गुणनफल अपने को ज्ञात करना है। बी है वो कितने नंबर पे? देखिए बी का 50 और ई है वो दोस्तों 56। तो 50 इंटू 56 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2800। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, यदि 53, 63, x 41, 78, 26 का औसत 52 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों 6 इंटू 52 कर लीजिए, 6 इंटू 52 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 इंटू 52 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर है 312 आ जाएगा। कितना? 312। और दोस्तों यहाँ पे 53 प्लस 63 प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26, इनको जोड़ के 312 के अंदर से घटा लीजिए, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 261। और 312 में से दोस्तों 261 गए तो कितने बचे? 51। तो यहाँ पर इसमें x कितना आ जाएगा? 51। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 53 रुपए धनराशि को PQR में इस प्रकार बांटा गया कि P को Q से 7 रुपए ज्यादा मिले, P को दोस्तों Q से 7 रुपए ज्यादा मिले और Q को R से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो उनके अंश का अनुपात है वो क्या होगा? दोस्तों अंश का अनुपात है वो क्या होगा? ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों, बेटर रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया, देखिए 25 अनुपात 18 अनुपात 10। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों P, ये P और ये Q और R। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों P को Q से 7 रुपए ज्यादा मिले, तो दोस्तों मिल रहे हैं क्या? इसको 18 मिल रहे हैं तो इसको 25 मिल रहे हैं, बिल्कुल 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं।
क्यों को आर से 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों को आर से है वो दोस्तों 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। देखिए इसको 10 मिल रहे हैं तो इसको 18 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।